स्थान ग्रहण करें। श्री राजमल ठाकुर जी से कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें, कि वो भी मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा आग्रह रहेगा माननीय प्रांत अध्यक्ष लक्ष्यराम ठाकुर जी से कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें, कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रार्थना करने के लिए, दीप प्रज्वलन करने के लिए वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। छात्रों से भी मेरा संजीव छात्रों से आग्रह रहेगा कि वो मंच पर आए और दीप मंत्र जो है वो इस मौके पर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार माननीय। बहुत बहुत आभार महोदय आपका। परिचय की दृष्टि हमारे बीच में उपस्थित सत्येंद्र जैन जी का परिचय करवाना चाहूंगा। आप मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं। आप खरवाल जनजाति से संबंध रखते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुमला स्थित छात्रावास में हुई है। आपने उच्च शिक्षा भी इसी क्षेत्र में आपने हासिल की है। 1994 से आप स्वयं सेवक हैं, कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महोदय को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा योगेश महाजन जी को, साथ में छवि चंपालिया जी को कि आप सम्मान के लिए हमारे नगर के अध्यक्ष योगेश महाजन जी और छवि आश्रम चंबा के जिलाध्यक्ष आदरणीय रजनीश महाजन जी से मैं आग्रह करूंगा, और साथ में पंकज गुप्ता कि वो मंच पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ जो हमारे माननीय विधायक भरमौर डॉक्टर जनकराज हैं, उन्हें टोपी और मफलर पहना के सम्मानित करें। आज परिचय की दृष्टि से डॉक्टर जनकराज आप मूलतः भरमौर के सचोई के रहने वाले हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भरमौर, आप वर्तमान में भरमौर के माननीय विधायक हैं। अब मेरा आग्रह रहेगा
हमारे जिला के कोषाध्यक्ष श्री चतर सिंह पटियाल जी से और अशोक ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर राजमल ठाकुर जी को टोपी और मफलर भरमौर के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप मुगला में रहते हैं। आप NHPC से महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आप अभी एक व्यवसायी के रूप में यहाँ चंबा में ही जन सेवा कर रहे हैं। आग्रह रहेगा हमारे प्रमुख हैं कमला जी, कांता जी, आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर आएं और आपका सहयोग देंगे। छवि चंपालिया जी, आप आज विशेष रूप से हमारे बीच में आदरणीय धनीराम ठाकुर जी हैं। आप इन्हें टोपी और मफलर पहना के सम्मानित करेंगे। धनीराम जी मूल्यता मंडी के जोगिंदर नगर के रहने वाले हैं, चालक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप उत्तरी क्षेत्र के सह क्षेत्रीय प्रभारी हैं और आपका जो केंद्र है वो दिल्ली है। हमारे बीच में आदरणीय लक्ष्मीराम ठाकुर जी, प्रांत अध्यक्ष हिमगिरी कल्याण। आप स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में आप हिमगिरी कल्याण आश्रम हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष हैं। ऐसा आपका अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रजनीश महाजन जी हैं। आप मूल्यतः चंबा के रहने वाले हैं। आप बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हैं। आप वर्तमान में हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा के जिलाध्यक्ष छतराड़ी के रहने वाले हैं। आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त। आप सभी का मैं हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही खुशी का मौका है। उसी राज्य से हैं, झारखंड से हैं, जो कि आज हमारे बीच में हमें हमारा जो जनजातीय समाज है उसके गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास रहा है उससे रूबरू कराएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे जितने भी मंचासीन, चाहे वो आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य वक्ता हों, आज के मुख्य अतिथि हों, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हों, सभी को मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे हिमगिरी कल्याण आश्रम से की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि ये हम जितने भी जनजातीय हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 755 जो हमारी जातियां हैं उनके लिए ये सम्मान और गौरव का क्षण है। इसका इतिहास, हमारा जो जनजातीय है उस समाज का इतिहास, देश के प्रति प्रेम, समर्पण, ये किसी से छिपा नहीं है और उन विभूतियों को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनके हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो ये हमारे सब जितने भी जनजाति के लोग हैं हमारे लिए बहुत सारे वीर और वीरांगनाएं थी। और एक जो जिक्र होता है कलंजर का और गोंडवाना, ये दो एक रियासतें थी, बहुत बड़ी रियासतें थी और वहां से एक वीरांगना हुई है। गोंडवाना वीरांगना जिसको कहते हैं, वो रानी दुर्गावती हुई है और ऐसी गोंड जाति से थी, वो जनजाति से थी और उन्होंने अपने
समय में 52 युद्ध लड़े थे और 52 युद्ध में से 51 युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि हमारे जो जनजाति के लोग हैं उन्होंने हमेशा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा वो आगे रहे हैं। तो उन बलिदानों के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये जो आज हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा द्वारा जनजातीय गौरव दिवस जो है वो इस खूबसूरत महला के अंदर, मां जालपा के प्रांगण के अंदर मनाया जा रहा है। और इसकी जो शोभा है, आज हमारे माननीय आपके सामने जो है वो बैठे हैं। तो मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, अपने हिमगिरी कल्याण चंबा परिवार की तरफ से, यहाँ पर पधारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के मुख्य वक्ता, आज के मुख्य अतिथि, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, यहाँ की प्रबुद्ध जनता, माएं, बहनें, बुजुर्गों, मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एकलव्य छात्रावास के हमारे बच्चों को कि वो मंच पर आएं और सामूहिक गीत जो है वो प्रस्तुत करें। एकलव्य छात्रावास के बच्चे आकाश झुका देंगे, ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। वो राज जो तेरा था, वो ताज जो तेरा था, ऐ जगत गुरु माता, सरताज जो तेरा था, गैरों ने जो लूटा उसे मेरे से लौटा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। सोने की चिड़िया का वो राज जो तेरा था, हर डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा था। दुष्टों ने जो छीना उसे छीन के ला देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। आंसू न बहा माता, मोती न लुटा माता, किसने ये हाल किया अब हमको बता माता। तेरे एक इशारे पे हम खून बहा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। परिचय की दृष्टि से हमारे बीच में डॉक्टर सतीश शर्मा जी हैं। वर्तमान में आप हिमगिरी कल्याण आश्रम के एकलव्य छात्रावास में पालक के रूप में आप अपना आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं। अब मेरा आग्रह रहेगा
इंजीनियर राजमल ठाकुर जी से कि वो आए और आज इस जनजातीय गौरव दिवस के ऊपर आप सभी को अपना आशीर्वाद दें। सबसे पहले आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे एमएलए साहब डॉक्टर जनकराज जी, जो कि आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, श्री सतेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि जैसे हम लोग गद्दी ट्राइब से आते हैं, जनजातीय हैं, उसी तरह से सतेंद्र सिंह जी भी एक जनजातीय कम्युनिटी से छत्तीसगढ़ से हैं। तो इनका परिचय पहले हो चुका है, क्योंकि ये बाहर से हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरे हमारे महाजन साहब, धनीराम जी, पटियाल साहब, बाकी उपस्थित सभी सामान्य गण, ये गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस का जो एक तरह से पर्व है, ये 2021 ऑनवर्ड जो है हुआ है, जो हमारी भारत सरकार ने जो है इस चीज़ को समझा, देखा कि हमारे जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जंगलों में रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी तरफ जो था खास ध्यान इससे पहले मैं समझता हूँ नहीं दिया गया। और जो एक पीस पूत बोलो और जिसे भगवान का रूप के रूप में देखते हैं, बिरसा मुंडा जी, कहने को तो ये हम बड़ा छोटी सी बात लगती है, परंतु जो इन्होंने छोटी सी उम्र में 1875 में ये पैदा हुए और 1900 में अपना शरीर त्याग दिया, किस तरह की इनकी हिस्ट्री है ये डिटेल में सतेंद्र सिंह जी आपको बताएंगे। परंतु एक 25 साल की उम्र में आज की सिचुएशन में देखें हैं तो 25 साल तक का आदमी जो है उसको एक तरह से पेरेंट्स जो है इमेच्योर बनाते हैं। और इन्होंने क्या क्या नहीं किया, लोग हुजूम की तरह चलते थे इनके पीछे, और जो इनके मुंह से बातें निकलती थी वो सत्य होती थी, सत्यापित होती थी। जो पहले पुराने ज़माने में अभी भी चीज़ें कुछ चलती हैं, जादू टोने की, भूत प्रेत की, तो पहले तो आप इमेजिन कर सकते हैं 100 साल पहले क्या स्थिति होती होगी। तो उस वक्त इन्होंने इस चीज़ के बारे में लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जागरूक किया कि ऐसे चक्रों में ना पड़ करके आप जो है अपनी जो सोशल लाइफ है, अपना कल्चर है, उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। और इतने फाइटर निकले, इनके पीछे जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने कितने अत्याचार किए, क्या क्या नहीं किया। और इनके पास कोई हथियार कुछ नहीं था जो हम ट्राइबल लोगों के पास जो भी होता है, जैसे हमारे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा कुल्हाड़ी होगी, दराट होगा, उसी तरह से धनुष बाण, इनके उधर कुछ तरह से भाला होता है, धनुष बाण होता है। उधर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो दाव बोलते हैं उसको, इसी तरह के होते थे। तो उनके सहारे इन्होंने ना केवल अपनी प्रोटेक्शन करते थे परंतु लोगों को भी बचाते थे और लोगों को प्रलोभित करते थे, उनको अट्रैक्ट करते थे और लड़ने की उनमें एक भावना जागृत करते थे।
तो आज उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज 150 साल हो गए इनके, मतलब 15 नवंबर 1875 का इनका जन्म था। तो अभी 15 नवंबर से जो है इनका चला हुआ है प्रोग्राम। तो आज जो है हमारा 27 नवंबर को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हिमगिरी कल्याण आश्रम के जो इनके प्रमुख सदस्य हैं उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों के बीच में यहाँ बोलने का भी शुभ अवसर मिला। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लोज करता हूँ। धन्यवाद। और भी बहुत सारे हमारे वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है, इस देश के लिए, इस माटी के लिए। और एक स्मरण आता है जब आप 1857 की क्रांति को याद करते हैं तो मंगल पांडे का नाम आता है, लेकिन उसके साथ एक वीरांगना हुई है, झलकारी बाई। शायद बहुत कम लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वो सेनापति थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन्होंने अंतिम क्षण में रानी झांसी बाई को बचाने के लिए, क्योंकि वो हूबहू थी, उनकी तरह की उसकी शक्ल थी, रानी की तरह दिखती थी, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला था और उनकी सहायता की थी उनको अंग्रेजों से बचाने से। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास यहाँ इतिहास के पन्नों में बहुत सारे वीर हैं, वीरांगनाएं हैं। उनकी चर्चा समय समय पे होती रहेगी और उनको सम्मान देने के लिए ये जो जनजातीय गौरव दिवस है आज पूरे भारत वर्ष में जो है वो मनाया जा रहा है। तो लीजिए, आपके लिए हमारी गद्दी समाज की एंचली, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, ये मूल्यतः इस तरह का जो आयोजन होता है, जो एंचली है हमारी, वो हमारा जो न्वाला होता है उसमें इसका गायन किया जाता है। तो आपके सम्मुख एंचली हमारे एकलव्य छात्रावास के छात्रों द्वारा।
जालपा के प्रांगण में कुछ बुद्धिजीवी हैं, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि कृपा करके अगर आप पंडाल में आ जाएं तो इस कार्यक्रम की जो शोभा है वो और बढ़ जाएगी। ये आप सभी से मेरा आग्रह कि आप कृपा। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अब मंच पे बुराज जी को कि वो मंच पे आए और इस जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। डॉक्टर जनकराज जी। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विशेष तौर पर हमारे बीच में पधारे बनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सतेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित धनीराम जी, राजमल जी, लच्छीराम जी, महाजन जी और आप सब लोग जो इस चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में आए हैं और बनवासी कल्याण आश्रम के संस्था के पदाधिकारी, उन सब लोगों से की ओर से मैं माता जालपा, माता हिडिंबा के चरणों में प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जिनका उद्बोधन, जिनका विचार सुनने के लिए हम आए हैं, उनका मैं अपनी विधानसभा के समस्त लोगों की ओर से भरमौर विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम का नाम है जनजातीय गौरव दिवस। गौरवशाली इतिहास जनजातीय लोगों का रहा है। ये भारत की इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा जनजातीय समाज रहा है और जनजातीय समाज आजादी से पहले तो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हमेशा लड़ता रहा और इतिहास गवाह है जनजातीय लोगों ने कभी भी अंग्रेजों की और मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की है। परंतु आजादी जब मिली इस देश को, अंग्रेजों की जो पर व्यवस्था थी उससे जब हमें आजादी मिली तो आजादी के बाद देश का संचालन कुछ ऐसे विचार के हाथ में गया कि जिन्होंने ऐसा महिमा मंडल किया और ऐसा बताया गया कि जैसे आजादी केवल एक नाम और एक परिवार के योगदान से मिली है। हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि केवल और केवल एक नाम, एक परिवार को इसका श्रेय देने का प्रयास हुआ। असंख्य लोगों ने इस देश को आजाद करवाने के लिए जान दी। देश की आजादी के लिए पहला स्वतंत्रता का संग्राम 1857 में हुआ। उसके बाद से लेकर अनेकों लोगों ने, ऐसे समाजों ने अपना योगदान दिया जिनका इतिहास में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रवादी सरकार का वर्तमान में जो केंद्र में देश का संचालन कर रही है कि जिन्होंने जनजातीय समाज के योगदान को समझा और जनजातीय योगदान के समाज के योगदान को सम्मान देते हुए 14 नवंबर के दिन को 15 नवंबर क्षमा चाहता हूं 15 नवंबर के दिन को, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उस दिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की। आजादी के इतने वर्षों के बाद इतनी सरकारें नहीं, एक पार्टी की, एक परिवार की, किसी के मन में जनजातियों को योगदान और श्रेय देने का विचार नहीं आया। आज जनजातीय समाज को जो उपेक्षा, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, चाहे भरमौर विधानसभा में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, गद्दी समुदाय के लोग हैं, गुज्जर समुदाय के लोग हैं, पंगवाल समुदाय के हैं, भोट समुदाय के हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो भी जनजातीय समाज के लोग हैं, उनकी व्यथा जस की तस है। उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, केवल व्यक्तिगत सुधार लोगों का हुआ है। जिन लोगों ने कोई मेहनत करके
कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली, बाकी सरकारों की ऐसी कुछ योजनाएं रही कि जनजातियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। सत्येंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे चुनाव क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी है जो यहाँ से बहुत दूर है। कुछ लोग यहाँ पांगी से भी आए हुए मैं देख पा रहा हूँ। आज के समय में मुझे अगर अभी पांगी जाना हो, या तो मुझे 6 जिले क्रॉस करके जाना पड़ता है या 3 राज्य क्रॉस करके जाना पड़ता है। वो 6 महीने लगभग शेष जिला से उस क्षेत्र का संपर्क कट जाता है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोग, मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग, जनजातीय लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं एक परिवार विशेष और एक विचारधारा विशेष को जिम्मेवार मानता हूँ। हालांकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, परंतु जख्म इतने गहरे दिए हैं कि जहां भी कहीं बात होती तो जख्मों से दर्द महसूस जरूर हमें होता है। आज के दिन हम आपको ही सुनने आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी अपनी बात ना कहूंगा और केवल आपको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जनजातीय समाज अब अपने गौरवशाली इतिहास को जान चुका है और आने वाले समय में जनजातीय समाज अपने जल, जंगल, भूमि, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के योगदान और बलिदान के लिए बनवासी कल्याण आश्रम के साथ तटस्थ रूप से हम आपके साथ खड़े हैं। इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए एक बार पुनः एकलव्य छात्रावास के छात्र को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और अपना एकल गीत जो है वो प्रस्तुत करें। कर देव मार्ग पर चलते, भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते, हम सब शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, देव मार्ग पर चलते, भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते, हम सब शक्ति अर्चना करते। सर्वांगीण विकसित वनवासी लक्ष्य रखा है हमने, प्रकल्प उपक्रम कार्यक्रम यह साध्य नहीं साधन है। सही दिशा में समूह गति से, सही दिशा में समूह गति से आगे अब बढ़ना है। भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते, हम सब शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, पूर्वांचल है वस्त्र है यहाँ, रेवा तट के वन है। धैर्य परीक्षा उनकी होती जो इस पथ चलते हैं। सत्याग्रही अनथक यात्री, सत्याग्रही अनथक यात्री, कार्य प्रबर रहना है। भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते, हम सब शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, विषम प्रतिज्ञा भीम पराक्रम, हम ध्रुव सम है अविचल। कार्य शरण हनुमान सरी के, भक्त बने सबरी सम। हम गुण गाहक
हम परिव्राजक, हम गुण ग्राहक, हम परिव्राजक, कार्य हमें करना है। भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन करे, देव मार्ग पर चलते। भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। आज हमारे मध्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता सत्येंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आप यहाँ से अपना उद्बोधन दें और हमारे यहाँ के जो जनजाति समाज है उन्हें जो हमारा जनजाति का गौरवमयी इतिहास के उसके दर्शन करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य वक्ता सत्येंद्र सिंह जी। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एनसीपीसी से सेवानिवृत्त समूह महाप्रबंधक से अवकाश प्राप्त आदरणीय परिमल ठाकुर जी और आज के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर जनकराज जी, इस प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय लचेराम ठाकुर जी, इस जिला के अध्यक्ष आदरणीय रजनीश जी और इस क्षेत्र के सह क्षेत्र संगठन मंत्री आदरणीय धनीराम जी और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न समितियों के पदाधिकारी सदस्यगण और उपस्थित सभी माताएं, बहनें और भाइयों, आज जनजाति गौरव दिवस के निमित्त हम लोग उपस्थित हैं। सभी क्षेत्रों में है, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और इस धरती के साथ अपनत्व का संबंध, सब में गौरव इतिहास रहा है। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। सामाजिक दृष्टि से जनजाति समाज का जीवन बहु इंद्रधनुष्य रंगों से सुसज्जित, आकाश से भी ऊंचा हृदय, वायु से प्रवाहमान चिंतन धारा, अग्नि सा तेजोमय तेज पुंज, समुद्र की गहराइयों से भी अतः दृष्टि, इस धरती के साथ अपनत्व और ममत्व का रक्त संबंध, सहज निश्चलता, सरल और मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ, गिरी कंदराओं, पहाड़ी झरनों के समान पवित्र और गतिमान है। यह जनजाति समाज का जीवन दर्शन है। जनजाति समाज का सामूहिक जीवन पद्धति है। स्त्री पुरुष सब मिलकर के काम करने का जीवन पद्धति है। प्रजातांत्रिक अपनी गणतंत्र व्यवस्था है। उस गणतंत्र के व्यवस्था में सभी को जीने का संपूर्ण अधिकार की गारंटी देता है और सहचर और सहयोग प्रकृति का मौलिक सिद्धांत है।
उस सिद्धांत के आधार पर जनजाति समाज का जीवन है। समूह में रहते हैं, सामाजिक जीवन है, सब मिलकर के काम करते हैं। मैं अंडमान निकोबार के प्रवास में गया था। वहां पर अधिक जो जनसंख्या है वो निकोबारी समाज है। काफी पढ़े लिखे लोग हैं। उनके बुद्धिजीवी वर्गों के साथ मेरा बैठना हुआ। कुछ प्रोफेसर थे, कुछ डॉक्टर थे। मैंने उनके साथ उनका सामाजिक रचना के बारे में चर्चा किया। तो उन्होंने शादी के बारे में बताया कि भाई साहब, हम लोग भिन्न भिन्न टापुओं में रहते हैं। छोटा छोटा टापू है, एक टापू में 10 घर, 5 घर, 6 घर ऐसा करके रहते हैं। जब किसी परिवार में शादी विवाह का समय आता है तो पूरे टापू के लोग एक जगह बैठते हैं और बैठ कर के विचार करते हैं कि इस गांव की लड़की की शादी है, लड़का की शादी है, वो हमारा ही बेटी और बेटा है, हमको मिलके करना है। इसलिए वहां पर शादी की सभी व्यवस्थाएं सभी टापू के लोग मिलके करते हैं। कोई टापू के लोग लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, कोई पत्थर की व्यवस्था करते हैं, कोई राशन की व्यवस्था करते हैं, कोई बनाते हैं, कोई परिवेशन करते हैं, कोई बारातियों की स्वागत करते हैं। ऐसा कुल मिलाकर के सब लोग मिल के काम करते हैं। ये है सामूहिक जीवन पद्धति। ऐसा सभी जनजातियों में है। जहां जहां भी हम प्रवास कर रहे हैं, लगभग सब में, हमारे गद्दी समाज में भी देखने को यही मिलता है। सब लोग मिलके करते हैं। ये सामूहिक जीवन पद्धति है, ये गौरव है। आज परिवार टूट रहा है, लेकिन जनजाति समाज उसको बना के रखा है। ये भी एक गौरव का विषय है। धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखे हैं। वह चौपाई है, कोल किरात भील बनवासी, मधु सूची सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रची रूरी, फल फूल अंकुर जुड़ी। अर्थात जब भगवान राम चित्रकूट में थे तो उनसे मिलने के लिए भरत जी अपनी मंडलियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में ये जो कोल किरात भील समाज के जो जनजाति लोग हैं, उन्होंने मिल करके भरत जी की मंडली को सुंदर सुंदर पत्तों के दोने बनाकर उसमें अमृत तुल्य शहद, फल फूल अंकुरित ऐसा सब देकर उनको स्वागत किए हैं। यहां पर 3 शब्द का वर्णन है, कोल किरात भील। ये तीनों नाम भगवान शिव का है। किरात जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमालय है, भारत का उत्तर भाग है, अंडमान निकोबार और उधर का जितना भी छोटे छोटे देश हैं, ये सब किरात वर्ग में आते हैं। और भारत का जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग है वह भील क्षेत्र आता है, और जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं कोल क्षेत्र। और पूरा भारत भगवान शिव को आराध्य के रूप में मानते हैं। सभी शिव परिवार, हनुमान जी, देवी, चंडी, सब हमारे जनजाति समाज के आराध्य हैं, देव हैं, जो पूरे देश में किया जाता है। सब जगह हमारे देवी गांव की कुल देवी है, परिवार की कुल देवी है। हम फसल लगाते हैं उसके पहले कुल देवी की पूजा करते हैं, फसल जब काटते हैं तो कुल देवी की पूजा करते हैं। यानी हम जगह जगह पर अपना दृष्टिकोण पहले भगवान को समर्पित करते हैं, इसके बाद ही आगे कुछ करते हैं। ये सभी जनजाति समाज में है। यह भी एक गौरवमयी परंपरा है जो जनजातियों ने बना करके रखा है, इसको टूटने नहीं दिया है। उसी तरह से जनजाति समाज का जो लोक नृत्य है, गीत है, संगीत है, कला है, वह भी गौरवमयी है। आज कांता बहन जी वेश में यहाँ पर आई है, ये हमारा गौरवपूर्ण वेश है। ऐसे जगह जगह सभी जनजातियों का वेश है।
यह गौरव है। और लोक नृत्य गीत वो भी गौरव है और सब प्रकृति पर आधारित है। इसीलिए एक कवि ने कहा है कि वृक्षों के पत्तों की सरसराहट, कीट पतंगों का नर्तन, मेघों का गर्जन, बिजली की कौंद, वर्षा की टप टप टिप टिप गिरते बूंदें, समुद्र से उठती लहर लहर लहरियां, नदियों की कल कल छल छल बहता जल, झरनों से झरझर झरता जल, वायु की मंद मंद बहती सुरीली आवाज और वायुमंडल की बहती मीठी मीठी सुगंध और पशु पक्षियों के विभिन्न मुद्राओं से निकलती हुई मीठी वाणी, ये सब नृत्य गीत के उत्प्रेरक तत्व हैं। उसी से पूरा एक गीत निकला है, उसी से सब प्रकार का नृत्य हुआ है। चाहे जनजातियों का नृत्य हो, ओडिसी नृत्य हो, भांगड़ा नृत्य हो, सब इसी के साथ लिया हुआ है। इसीलिए जनजाति समाज इस वन को अपना आराध्य मानता है। वन हमारा जीवन है जो हमको सब कुछ देता है। इसलिए वन से जनजाति समाज का एक घनिष्ठ लगाव है, ऐसा अपना वर्णन है। ऐसे भी वन हमें त्याग, समर्पण और आत्मा का परमात्मा से मिलने का संदेश देता है। वन प्रकृति का वह विश्वविद्यालय है जहां पर बार बार जाने का मन करता है। क्योंकि ऐसा है कि राजकुमार सिद्धार्थ वन में रह करके, पेड़ पौधों के साथी में रह करके वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। राजकुमार वर्धमान वनों के सानिध्य में रह करके राजकुमार से वो भगवान महावीर बन जाते हैं। अपने रत्नाकर डाकू वन के सानिध्य में रह करके आदि कवि वाल्मीकि बन जाते हैं। बिरसा मुंडा वनों के सानिध्य में रह करके भगवान बिरसा मुंडा बन जाते हैं। अर्थात वन ऐसी विश्वविद्यालय है जहां पर पढ़ करके नर भी नारायण बन जाता है। ऐसा हमारा वन है। इसलिए सब कुछ महान है। अथर्ववेद की ऋचा में एक श्लोक है, वह है माता भूमि पितरो अहम पृथिव्याः, यानी हमारा पिता पुत्र का ये संबंध है इस धरती के साथ और इसको जीवंत उदाहरण बना करके कोई रखा है तो वह है जनजाति समाज। रामायण की गाथा तो जनजाति वीरों की शौर्य और वीरता और बलिदान की गाथा है, जहां पर उस राम के नेतृत्व में उस आताताई रावण को परास्त करके लंका को धूल दूषित किया है। महाभारत, यहाँ माता हिडिंबा का मंदिर है। माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर अर्जुन को बचाया और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक अपना शीश भगवान को दान करके धर्म की जीत दिलाई। कितना बड़ा त्याग है। यानी इस धरती पर जब जब भी यहां पर यवन, शक, हून, कुषाण, तुर्क, पुर्तगाली, अंग्रेज आए, तब तब जनजाति समाज के लोगों ने उनके साथ संघर्ष किया है, युद्ध किया है। लाखों लोग बलिदान हुए हैं। हमारे विधायक जी ने थोड़ा वर्णन भी किए हैं और लाखों लोग बलिदान हुए हैं, लेकिन उनके इतिहास में वर्णन नहीं है। सीने में गोलियां खाई हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान को पर आंच आने नहीं दिया है। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन देश के आन बान शान को झुकने नहीं दिया है। तोपों के गोलियों से
उड़ गए, राख हो गए, लेकिन इस संस्कृति को नष्ट होने से बचा लिया। गुलामी स्वीकार नहीं की, घुटना नहीं टेके, ऐसा हमारा जनजाति समाज है। शिवाजी महाराज को जनजाति लोगों ने ही साथ दिया, महाराणा प्रताप को जनजाति समाज के लोगों ने ही साथ दिया। जब राणा प्रताप अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए जंगलों में इधर उधर घूम रहे थे, उस क्रम में उनकी भोजन की व्यवस्था जनजाति समाज के लोगों ने ही किया है। हर एक घर से राणा प्रताप के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। एक दिन एक विधवा महिला की बारी आई। उनके पति जब हल्दी घाटी के युद्ध में बलिदान हो गए थे। एक ही बेटा था, 10 साल का लड़का था। उनकी बारी थी भोजन पहुंचाने का। उनका लड़का लगभग 3 बजे के आसपास दौड़ता दौड़ता घर पर आता है। आज हमारे घर से राणा प्रताप के लिए भोजन लेकर के जाना है। पहले राणा प्रताप को भोजन पहुंचा के आओ, इसके बाद भोजन करना। वो बेटा तैयार हो गया। वो लड़का एक हाथ में भोजन पैकेट लेकर के दौड़ता दौड़ता जा रहा है। रास्ते में मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और बोला, ठहरो ठहरो, रुको। लेकिन उस लड़का का तो एक ही धुन था, राणा प्रताप तक जाना। वह रुक नहीं रहा है। मुगल सैनिक के हाथ में तलवार था। तलवार चलाता है और जिस हाथ में भोजन पैकेट था वो हाथ कट जाता है। वह लहूलुहान करके गिर जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। दूसरे हाथ में भोजन पैकेट लेकर के दौड़ता है और जिस गुफा में राणा प्रताप थे वहां पर जाकर के धड़ाम से गिरता है और बोलता है, राणा जी, माता जी ने आपके लिए भोजन भिजवाई है, आप इसको भोजन ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करके वह लड़का बेहोश हो जाता है। राणा प्रताप जी निकलते हैं, उनको गोद में उठाते हैं और कहते हैं, धन्य है भारत माँ, ऐसे लालों के कारण यह देश जिंदा है। उस बालक का नाम था दुधाभिर। ऐसे बालकों की भी बहुत कहानी है जो इस देश के लिए बलिदान हुए हैं, लेकिन आज इतिहास में नहीं है। उसको इतिहास में स्थापित करने की जरूरत है। ऐसे महिलाओं ने भी जगह जगह पर युद्ध किए हैं। बिहार में रोहतासगढ़ का वर्णन आता है। वहां पर पुरुष लोग पर्व त्योहार में होता है, जनजाति समाज में पी खा करके मस्त रहते हैं। वैसी स्थिति में वहां का जो उरांव समाज की महिलाएं हैं, उनके जो राजा के बेटी है सिनगी दई और सेनापति की बेटी कैली दई, दोनों ने मोर्चा संभाली है और मुगलों के साथ पुरुष वेश में ऐसे उनके साथ युद्ध की है और 3 बार युद्ध में परास्त की है। अंत में भेदिया ने बता दिया कि ये तो महिलाएं लोग हैं और सबको सुरक्षित वहां से बचा करके ले जाती है। ऐसी भारत के महिलाएं भी। फिर इधर अंग्रेजों के कालखंड में लोग बोलते हैं कि 1857 का प्रथम क्रांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पहले भी जनजाति समाज के लोगों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है। उसे पहला नाम आता है बिहार का तिलका मांझी का। तिलका मांझी जब 18 वर्ष के थे तो एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और शिकार करके उन्होंने एक शेर मार करके लाया। देखिए, जनजाति वीरों की गाथा में बता रहा हूं। तिलका मांझी ने एक शेर मार करके लाया और अपनी माता से कहा, माता जी, मैंने आज शेर मार करके लाया है। तो उनकी माता बोलती है कि बेटा, तुमने जंगल के शेर को तो मार दिया, लेकिन इस अंग्रेज शेर को कब मारोगे? जब वहीं पर उसका एक टर्निंग पॉइंट आता है और तिलका मांझी संकल्प लेते हैं कि मैं इस क्षेत्र का जो अंग्रेज पदाधिकारी क्लाइव लैंड है उसको मैं मार के रहूंगा। और उन्हें संकल्प के आधार पर अपने साथियों का संगठन बनाया, आला चलाना, ये सबको ट्रेनिंग दिया उन्होंने। और ट्रेनिंग दे करके अपने इष्ट देव की वो पूजा करते थे बीच बीच में,
एक दिन अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे थे। इसी क्रम में अंग्रेजों ने उसको देख लिया और पूछा कि क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं तिलका मांझी कि मैं अपने भगवान से शक्ति मांग रहा हूं और तुम अंग्रेजों को यहां से भगा कर रहेंगे, इसलिए मैं शक्ति मांग रहा हूं। कि अंग्रेज लोग एक बकरा लेकर के आया, बकरा जानते होंगे आप लोग, बकरा लेकर के आया और वह सही बकरा नहीं था, वो लोहे का बकरा था। और लोहे के बकरा को ला करके कहा कि अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो इस लोहे के बकरे को काट करके दिखाए। तिलका मांझी बांसुरी भी बजाते थे, वो बांसुरी बजाने लगे, इतना बांसुरी बजाते बजाते मग्न हो गए, उसी बांसुरी से जो बकरा था उसके गर्दन पर मारा, जो लोहा का था वह कट जाता है और खून की धारा निकल जाती है। ऐसी दिव्य शक्ति है अपने ईश्वर देव में। तब वो डर गया अंग्रेज और कह सही में अंग्रेजों को भगा देगा, और कुछ ही महीनों में उस क्लाइवलैंड को तीरों से उन्होंने मार करके गिरा भी दिया, यानी संकल्प को पूरा किया। बाद में उनको वहां भागलपुर में फांसी होती है, वो बलिदान हो जाते हैं। यह बलिदान किस लिए उन्होंने दिया? इस देश के लिए ही तो दिया है। ऐसा क्रम टूटा नहीं है, एक जगह बंद होता है, दूसरी जगह जनजाति तैयार हो जाता है, उसी क्रम में। और आगे केरल में तलक्कल चंदू देखिए कि अंग्रेज लोग यहाँ का जो धान पैदा होता है उसका टैक्स इतना लेता है कि लोग परेशान हो गए टैक्स देते देते। उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है, कई अंग्रेज को मारे, बाद में उनको पकड़ लिया गया। वहां पर पनारम किला है, वहां पर कोली वृक्ष है, उस पर उनको फांसी दी गई। ऐसा क्रम फिर टूटा नहीं है। कर्नाटक का रामा हब्सी एक जनजाति है कर्नाटक में, जैसे इधर गद्दी है वैसे ये हब्सी है, सिद्धि है, वहां के जनजाति है। वो दोनों समाज के लोगों ने मिल करके उस क्षेत्र का जो अंग्रेज कमांडर थैंकरे था उनके साथ युद्ध करता है और उसको मार करके पूरे गांव में घुमाता है। ऐसा हमारे वीर हुए हैं। बाद में हमारे झारखंड के वीर बुद्धू भगत ने तो पूरा परिवार अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। उनका 3 बेटा हलधर, गिरधर, उदय, 2 बेटियां रुनिया, झुनिया, सब लोग 1828 से लेकर के 1832 तक उन्होंने युद्ध किया। 13 जनवरी 1832 में उनको गर्दन को काट करके उनको यानी मौत की सजा दिया है अंग्रेजों ने। ऐसा यानी बलिदान हुए हैं इस देश के लिए। उड़ीसा का चक्र बिसोई, उनका भी बहुत वीरता है, उन्होंने भी बहुत से अंग्रेजों को मारा है, बलिदान हुए हैं। उनके एक चाचा थे दोरा बिसोई की भी बड़ा विचित्र घटना है। उनकी मौत कैसी हुई है मैं उसके बारे में बताता हूं थोड़ा। दोरा बिसोई अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते पकड़ा गए। मौत कैसे किया? 2 पेड़ के 2 डाली को पकड़ा अंग्रेज और एक डाली में एक पैर को बांधा और दूसरे पैर को दूसरे पेड़ के डाली पर बांधा और इसके बाद दोनों डाली को छोड़ दिया और पूरा 2 भाग में वो चिरा गया। कैसा दर्दनाक मौत दिया है। लेकिन लोग हिम्मत नहीं हारा है। ऐसे कितने वीर हैं जिनको तेल के कड़ा में, लोहे के कड़ा में तेल डाल करके खोला करके उसमें डाल करके खत्म किया है, तब जाकर के देश की आजादी मिली है। 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव, फूलो झानो ऐसे 6 भाई बहन 30 जून 1855 को भोगनाडी में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और चारों तरफ से अंग्रेज उनको घेरा है। अंधाधुंध गोलियां चली हैं। सिद्धू कान्हू को छोड़ करके बाकी दोनों भाई दोनों बहन उसमें बलिदान हो गए। उस क्रम में कहते हैं कि 20,000 लोग एक साथ बलिदान हुए हैं। ये छोटा मोटा बलिदान नहीं है। जालियांवाला बाग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
ऐसे हमारे तेलंगाना में एक दिन में 1000 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है, और जिनके नाम पर आज हम जयंती मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा, वो झारखंड के उलीहातू गांव में के रहने वाले। जिस समय उनका जन्म हुआ, आश्चर्य लगेगा, उनके माता पिता बहुत गरीब थे, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे। मजदूरी के क्रम में खेत में ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। फिर उनको घर पर लाए और सोचे कि हम लोग तो मजदूरी करते हैं, बिरसा को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाएंगे। ऐसा सोच करके मामा के यहाँ, जयपाल नाग के यहाँ उनको पढ़ाने के लिए भेजा गया। वह गाय बैल बकरी चराते थे। गाय बैल बकरी चराते समय उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा, और गांव के लोग जड़ी बूटी से इलाज करते थे, वो भी सीखा। जब थोड़ा बड़ा हो गया तो आसपास में बड़ा स्कूल था नहीं। चाईबासा एक स्थान है, चाईबासा में ईसाई लोगों का स्कूल है, लेकिन ईसाई स्कूल में एडमिशन तभी होगा जब वो ईसाई बनेगा। पढ़ने के लिए बिरसा मुंडा को ईसाई बनना पड़ा, यानी दाऊद ऐसा नाम पड़ा उसका। वो पढ़ने गए, लेकिन वहां का क्रियाकलाप देख करके वो काफी यानी बेचैन हो गए। जिसको हम माता कहते हैं, गो माता, वहां पर वो उसका मांस खिलाया जा रहा है। माथे पर जो हमारा चोटी है, चुन्नी है, वह काट दिया जाता है। जो हम जनेऊ पहनते हैं वह काट दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से बचते बचते बिरसा मुंडा रहे 4 साल तक। अंत में कहा कि ये जो अंग्रेज और चर्च के पादरी लोग सब एक ही हैं, इसलिए कहा था उन्होंने टोपी टोपी एक है, यानी दोनों का नीति एक ही है कि इस देश की संस्कृति परंपरा को तोड़ना, नष्ट करना, भ्रष्ट करना। ऐसा कह करके वहां से वो वापस आते हैं, ईसाई भी छोड़ते हैं, पुनः हिंदू धर्म में आते हैं, और आनंद पंडा करके यहाँ उनको गुरु मान करके रामायण, गीता, महाभारत ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया, और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। बिरसा मुंडा 3 मोर्चा पर एक साथ लड़े हैं। एक तो ब्रिटिश सरकार के साथ भी लड़ा है, दूसरा चर्च के साथ भी लड़े हैं, तीसरा जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उसके खिलाफ भी लड़ा है। एक साथ 3 मोर्चा पर उन्होंने लड़ा है और बिरसाइत पंथ की स्थापना किया, यानी ईश्वर एक है। घर को सदैव साफ सुथरा रखो, आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, और सप्ताह में एक दिन उन्होंने दिन दिया बृहस्पति को। बृहस्पति को सभी लोग हल नहीं चलाना है, सब लोग एक साथ बैठ करके भगवान का स्मरण करो, भजन कीर्तन करो, और ईसाइयों के मोह जाल में मत फंसो। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ये हमारी पहचान है, इसको खोने मत देना। ऐसा भगवान बिरसा मुंडा कह के गए। इसीलिए प्रतिभा के धनी बिरसा मुंडा के नाम पर ही एक दिन पूरे जनजाति समाज के लिए एक दिन होना चाहिए। इसलिए इनके नाम पर ही यह जनजाति गौरव दिवस, कल्याण आश्रम तो शुरू ही किया था, सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। बिरसा मुंडा की ख्याति बहुत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में 14 फीट ऊंचा उनका तैलीय प्रतिमा स्थापित है। और आर्मी का जो रेजिमेंट होता है, बिहार रेजिमेंट का जो युद्ध वाक्य है वह है बिरसा मुंडा की जय। ऐसे आज की स्थिति में लगभग कुछ एक राज्य होगा, सभी राज्यों में भगवान बिरसा मुंडा का जगह जगह चौक चौराहा में मूर्ति स्थापित हो चुका है।
पिछले साल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक चौक का नाम मूर्ति भी स्थापित किया, बिरसा मुंडा चौक नाम रखा है। यानी बिरसा मुंडा जनजाति समाज का गौरव का प्रतीक है और इस गौरव के प्रतीक के रूप में हमको सभी जनजाति महापुरुषों के बारे में जानना है। लोग अपना इतिहास को समझना है। इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम ने 4 साल पहले भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और देश के 104 विश्वविद्यालय और भारत सरकार का जनजाति आयोग कल्याण आश्रम चारों लोग मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय लेकर के 104 विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम हुआ और लगभग 400 महाविद्यालयों में कार्यक्रम हुआ है। उससे लाखों विद्यार्थी कॉलेज के में पढ़ने वाले इससे प्रभावित हुए हैं और वही छात्र आज बोल रहा है कि अभी तक तो हम शेरों का इतिहास शिकारी ने लिखा है, यानी अंग्रेज ने लिखा है। अब हम शेरों का इतिहास शेर ही लिखेगा, यानी हम ही लिखेंगे, तभी सही इतिहास होगा। और आज के जो शोधार्थी छात्र हैं, पीजी कर रहे हैं, ऐसे छात्र जनजाति समाज का सही इतिहास लिखना शुरू कर दिए हैं और आज की स्थिति में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जनजाति विषय को लेकर के एक अलग से विभाग भी बहुत जगह तो था, जहां नहीं है वहां सब जगह स्थापित हो रहा है कि जनजाति समाज का सही चित्रण, सही इतिहास एक लिखना चाहिए। ऐसा एक शोध प्रारंभ हो चुका है और इस शोध के प्रारंभ में हम सब लोग को, अगर कोई हमसे पूछता है जनजाति समाज के बारे में, तो हमको सही इतिहास उन तक पहुंचाने की जरूरत है। तब जाकर के भारत का एक सही इतिहास यानी छप करके तैयार होगा जो भविष्य के बच्चों के लिए काम आएगा। इसलिए भारत का सही इतिहास जानना है तो जनजाति समाज को जानना पड़ेगा। और जो भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, यह मूलतः जनजाति संस्कृति ही है। जनजाति समुदाय की संस्कृति सनातन संस्कृति का अभिन्न है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कहते हैं, जैसे ज्योति से दीपक को अलग नहीं कर सकते हैं, स्वर को संगीत से अलग नहीं कर सकते हैं, सुगंध को पुष्प से अलग नहीं कर सकते हैं, जल को नदी से अलग नहीं कर सकते हैं, फल को वृक्ष से अलग नहीं कर सकते हैं, धरती को आकाश से अलग नहीं कर सकते हैं, तन से आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जनजाति संस्कृति को सनातन संस्कृति से अलग कोई कर ही नहीं सकता है, उसका एक अभिन्न है। यानी सनातन संस्कृति का जो मूल धारा है वह जनजाति समाज है। सनातन संस्कृति का जो विशाल महल है उसका आधार स्तंभ जनजाति समाज की परंपराएं, मान्यताएं, आस्था और विश्वास है। इसी से संस्कृति का नियमन हुआ है। यहीं से अनुशासन, संस्कार, शिष्टाचार, मानवीय संबंध पुष्पित और पल्लवित होती है। इसीलिए जनजाति समाज का सब कुछ महान है। इसीलिए आज ये गौरव का दिवस है। इस गौरव दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसका सही प्रतिमा नगर के लोगों के बीच भी जानी चाहिए। जो गलत प्रतिमा स्थापित है कि जनजाति समाज असभ्य है, क्रिमिनल है, यह जो गलत यानी किया गया है उसको सही करना, सही करने के लिए इतिहास लिखना पड़ेगा। छोटे छोटे बोध कथा के रूप में इतिहास लिखना पड़ेगा। आज वनवासी कल्याण आश्रम ये सब कर रहा है, समाज के सहयोग से कर रहा है।
शोधार्थी छात्रों के मिल करके कर रहा है। आज कुल मिलाकर के देखेंगे तो जनजाति समाज कल्याण आश्रम जो काम कर रहा है, उनके संस्कृति परंपरा का संरक्षण करते हुए सब प्रकार का काम कर रहा है। और उस काम में हमको आज जो गौरव दिवस है, इस गौरव दिवस के शुभ अवसर पर कुछ अपने को संकल्प लेना चाहिए। वो क्या संकल्प लेना चाहिए कि अब हमारे गांव में या हमारे एरिया में कोई भी विदेशी गतिविधि और राष्ट्रीय गतिविधि प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जो प्रवेश कर गया है उसको धीरे धीरे वहां से निकाल फेंकना चाहिए। तभी तो संघ परिवार के लोगों ने और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आजादी के 100 वर्ष के बाद 2047 में यह देश विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर देश बनेगा। तो कैसे बनेगा? यही तो व्यवस्था परिवर्तन से बनेगा। अभी अभी तुरंत प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से भाषण दिया था कि आज से 190 साल पहले मेकाले ने अपना बीज बोया था 1835 में, और उसी बीज के माध्यम से सबका दिमाग को भ्रमित कर दिया, खोट कर दिया, विभेद पैदा कर दिया आपस में। वह इतिहास को, मेकाले पद्धति को जड़ मूल से समाप्त करना है। जड़ मूल से समाप्त होगा तभी यह विकसित राष्ट्र बनेगा, अपने अनुकूल राष्ट्र बनेगा, जो विश्व गुरु था इस रूप में आएगा। तो हम सब लोग एक संकल्प लें कि हम विरोधियों को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, जो घुस गए उसको धीरे धीरे समाप्त करेंगे और अपने भारतीय अनुकूल संस्कृति के आधार पर गांव के लोगों का जीवन निर्वहन हो, हम विकास करें लेकिन अपनी संस्कृति को बचा के रखें। धन्यवाद। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पे प्रांत के अध्यक्ष श्री लचेराम ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा। वो मंच पर आए और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, यहाँ के समाज सेवी और यहाँ की आम जो जनता है उनका धन्यवाद करें। इस भगवती जालपा माता की भारत माता की। उपस्थित सम्माननीय मंच और मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जनकराज जी, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान राजमल जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने आपके सबके मन को अपने शब्द रूपी पुष्पों से छुआ है। ऐसे सुदूर क्षेत्र से जनजातीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, और विशेषकर एक परिचय में इनका और दूं, हमारा जो कल्याण आश्रम हिमाचल में हिमगिरी कल्याण आश्रम के नाम से है, देश भर में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से ये काम कर रहे हैं। और ऐसे ही छात्रावास में, कल्याण आश्रम के छात्रावास में शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे श्रीमान
सतेंद्र सिंह जी, जो ऐसा सुना जाता है कि विश्व की डिसिप्लिन जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, तो ये अपने आप में एक अजीब और बड़ी संस्था जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सतेंद्र जी आज हमारे बीच में है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक और वर्ग हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, उन्हें हम साधु संत बोलते हैं। परंतु हमारे सामने से जब ये वर्ग गुजरता है तो उनके वस्त्र से हम समझते हैं कि ये साधु हैं, क्योंकि भगवा वस्त्र पहनकर चलने वाले, ऐसा वो एक समाज है। मित्रों, उससे भी मैं ऊपर कहूंगा, एक और समाज है जो इस तरह का भगवा वस्त्र ना धारण कर भी अपना घर बार, अपना समाज, यहां तक कि अपने आप को भी त्याग कर वो समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जिन्हें हम में से आप सब प्रचारक के रूप में जानते हैं। ऐसे इस किसी भावी राष्ट्र के या भावी इमारत के नींव का पत्थर मैं इस करके कह रहा हूं कि किसी भी इमारत में जो नींव खोद कर उसमें पत्थर डाले जाते हैं, वो उस कारीगर और उस मजदूर के अलावा उन्हें कोई नहीं देखता। इमारत के गिर जाने के बाद भी जमीन में वो पत्थर किसी को नजर नहीं आते। ऐसा हमारे समाज में काम करने वाले प्रचारक के रूप में आज क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान धनीराम जी हमारे बीच में हैं। श्रीमान पांडे जी जो जिला प्रचारक हैं, ऐसी महानुभूतियां का हमारे बीच में होना हमारे लिए गर्व की बात है। श्रीमान रजनीश महाजन जी, आप इंजीनियर हैं और एक्सियन सीनियर इंजीनियर सेवानिवृत्त हुए। 70+ की आयु के बाद भी दिन रात कल्याण आश्रम के अध्यक्ष के नाते आप काम कर रहे हैं। हम जब कभी कभी काम करते हुए थकावट महसूस करते हैं तो ऐसे व्यक्तित्व का चेहरा एकदम सामने आता है कि वो व्यक्ति दिन रात दौड़े हुए हैं और हम थकावट महसूस कर रहे हैं, तो शर्म आती है अपने आप पे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी रजनीश महाजन जी जो जिला के हिमगिरी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष हैं, आज के इस कार्यक्रम को मोतियों की तरह एक माला में पिरोकर इस मंच से एक मंच संचालन का काम करने वाले डॉक्टर केर सिंह ठाकुर जी, आप मूलतः होली से हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, और बड़ी मजे की बात है कि इन्होंने फॉरेस्ट्री में पीएचडी की हुई है। जल जंगल जमीन पे जो वर्चस्व है, हक है, और उस पे जो सबसे ज्यादा ज्ञान है वो हमारे ट्राइबल लोगों का है, जनजातीय लोगों का है। और गौरव गाथा अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, मुझे कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि ये आदमी
चंबा के भरमौर क्षेत्र का गद्दी हो सकता है। कहने का भावार्थ है, मैं सर्टिफिकेट के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूं, सर्टिफिकेट के मतलब जनजातीय सर्टिफिकेट, और उसके बाद उस पर मिलने वाले लाभ के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। परंतु जिस लिए मैं ट्राइब कहता हूं, जिस कारण से मैं ट्राइब हूं, जिन मूल्यों के लिए मुझे भारत सरकार आज 15 नवंबर को गौरव दिवस घोषित करती है, वो मूल्य कहां है? ये वस्त्र क्योंकि आपको दिख रहा है, मैंने मांग के डाला है, अपना बनाया है, ये किसी को पता नहीं है, परंतु लगता है कि गद्दी आया कोई। मित्रों, जितनी बातें यहां से कही गई हैं, हम विश्व के सबसे बड़े चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं। दादी माँ के नुस्खे आज भी कुछ लोग जिंदा हैं जो इतना बड़ा ये जो जल जंगल में हमें फायदे मिलने वाले हैं वो वही लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। तो उसके बाद में इस प्रांगण में बुद्धिजीवी समाज आज उपस्थित हुआ है। आप सबों का, समस्त सभासदों का दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम में, महला की इस देवभूमि, यहाँ सिद्धों की तपोस्थली है, महाराज जयकृष्ण गिरी आश्रम का यहाँ आश्रम है, हडिम्बा माता का जिक्र आपने सुना, महाभारत में ये शक्ति हमारे इस गांव में है, भगवती जालपा माता। आज भी जब यहाँ के लोग बारिश ना होने या बहुत बारिश होने पर माँ के चरणों में आके बैठ जाते हैं तो साक्षात दर्शन होते हैं। तो ऐसी तपोस्थली, ऐसी देवस्थली में हम आप सब इकट्ठे हुए। आप सबका हृदय की गहराइयों से, व्यक्तिगत कल्याण आश्रम की ओर से और महला की समस्त जनता की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद भोजन व्यवस्था है, हम सब सामूहिक भोजन करके फिर अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किया गया है तो आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप उस प्रीति भोज का आनंद लें। और इसी के साथ हम आज इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्ति जो है हम यहाँ के माँ हडिम्बा की जय शिवा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।